हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड में हम पतंजलि ब्रांड के राइज एंड फॉल के बारे में बात करेंगे। कि हमने जो कीर्तिमान बनाया केश कांति में, दंत कांति में, हरिद्वार के पवित्र नगरी में एक छोटी सी शुरुआत से पतंजलि आयुर्वेद ने पूरे भारतीय बाजार में एक प्रभावशाली डंका जमाया। बाबा रामदेव, एक योग गुरु जो करिश्माई नेतृत्व के लिए मशहूर हैं, ने एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो स्वदेशी के प्रतीक के रूप में देखी गई। अपने प्राकृतिक समाधान और विदेशी प्रभुत्व के विरोध के संदेश के साथ पतंजलि जल्दी ही भारत में स्वदेशी गर्व का प्रतीक बन गया। लेकिन जैसे ही यह ब्रांड आसमान छू रहा था, वैसे ही यह विवादों और चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंस गया। आज हम पतंजलि की कहानी का विस्तार में विश्लेषण करेंगे, इसका तेजी से उदय, उसके संघर्ष और क्या यह खोया हुआ विश्वास वापस जीतने में सफल हो पाएगा। पतंजलि की सफलता को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति को समझना जरूरी है जिन्होंने इस व्यापार को जन्म दिया, बाबा रामदेव। उन्होंने अपने योग और आयुर्वेद के ज्ञान से एक देश के प्रति वह आकर्षण जगाया जो अपनी जड़ों को वापस पाना चाहता था। यह संदेश बाबा रामदेव के व्यावसायिक साम्राज्य का आधार बना। 1990 के दशक में जब विदेशी एफएमसीजी ब्रांड्स भारतीय बाजार में राज कर रहे थे, बाबा रामदेव का एक नया संदेश था, स्वदेशी और प्राकृतिक उपाय। 1995 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में दिव्य फार्मेसी की स्थापना की। इसका मकसद था देसी जड़ी बूटी इलाज को प्रमुख बनाना, जो विदेशी दवाओं का एक सस्ता और प्राकृतिक विकल्प हो। दिव्य फार्मेसी का सफर एक छोटी शुरुआत से हुआ, पर बाबा रामदेव के बड़े योग कैंप्स और उनके टीवी पर योग सेशंस ने उसे लोकप्रियता दी। 2006 में पतंजलि आयुर्वेद का आगमन हुआ, जो भारत के एफएमसीजी क्षेत्र में एक नई लहर ले आया। पतंजलि ने अपनी पहली पहचान बनाई अपने अफोर्डेबल और नेचुरल प्रोडक्ट्स के माध्यम से, जिसमें स्टेपल्स जैसे घी, हनी और पर्सनल केयर आइटम्स जैसे शैम्पू और टूथपेस्ट शामिल थे। ये सभी प्रोडक्ट्स विदेशी और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के मुकाबले काफी कम दामों पर उपलब्ध थे। यह ब्रांड भारतीय लोगों के मन में एक ऐसा भाव जगाने में सफल रहा कि वे अपनी देश की उन्नति में योगदान दे रहे हैं जब वे पतंजलि प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। पतंजलि का उदय बहुत तेजी से हुआ, एक ऐसे मार्केट में जहां मल्टीनेशनल कंपनीज राज कर रही थी। पतंजलि ने अपनी यूनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से नई चुनौती खड़ी करी। 2015 तक पतंजलि का एनुअल रेवेन्यू 2000 करोड़ से ज्यादा हो गया था, जिससे यह डाबर, इमामी जैसे बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने लगा। एनालिस्ट के लिए समझना मुश्किल था कि इसके इतने तेजी से बढ़ने का असली कारण क्या था। Company that we're putting the spotlight on is Patanjali Foods. This year he is targeting 5 to 6,000 crore, which means that he has arrived, because that's the scale at which the Godrejas and the Marico's and the Imamis of the world are operating. क्या यह बाबा रामदेव का पर्सनल प्रभाव था या फिर पतंजलि के प्रोडक्ट्स की वास्तविक डिमांड? बाबा रामदेव ने अपने स्वदेशी संदेश के माध्यम से लोगों के दिल जीते और उन्होंने टीवी पर अपने योगा सेशंस का उपयोग अपनी ब्रांड का प्रचार करने में भी किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां मार्केटिंग कैंपेन्स को योग के प्रति भक्ति के साथ जोड़ा गया था। पतंजलि की सफलता का एक और कारण था इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। पतंजलि ने अपने ही प्लांट्स में भारी निवेश किया, जिससे उसके प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो गए और वह एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स से सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सके। रिटेलर्स जैसे फ्यूचर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप्स ने पतंजलि को और भी ज्यादा रीच दी। जैसे ही पतंजलि ग्लोबल डोमिनेशन के करीब था, विवादों और प्रश्नों के बादल छाने लगे। लोग अब इस ब्रांड को नए रूप में देखने लगे। 2016-17 के आसपास कई रिपोर्ट्स ने कुछ पतंजलि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर सवाल उठाए। इसके अलावा पतंजलि का एग्रेसिव एक्सपेंशन उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करने में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। रिटेलर्स के लिए डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो गया, जो उनके कस्टमर्स को डिसअपॉइंट करता था। पतंजलि की एड्स भी विवादों में रही, जहां एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके कई एड्स को एग्जैजरेटेड और मिसलीडिंग बताया। ये सब चीजें ब्रांड
के प्रति लोगों का विश्वास कम करती गई। आज पतंजलि एक क्रूशल मोड़ पर खड़ा है। उसका रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गया है और वह मार्केट में अपनी जगह वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो ब्रांड कभी एफएमसीजी को डिस्टर्ब करने वाला था, आज उसी सेक्टर में अपने रेलेवेंस को खो रहा है। सवाल यह है कि क्या पतंजलि अपने खोए विश्वास को वापस जीतने में सफल होगा? पतंजलि के लिए अब समय है अपने बिजनेस मॉडल पर दोबारा सोचने का। क्या ये ब्रांड वापस अपने पहले वाले विश्वास और ग्लोरी को वापस पा सकेगा, या फिर ये स्वदेशी आंदोलन के एक पुराने पन्ने के रूप में रह जाएगा? समय ही बताएगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।